गुड मॉर्निंग, सुप्रभात छात्रों। आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी बेटा? आवाज आ रही है? कम कीजिए, आवाज आ रही है? आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओके। देखिए, कल हमने आपको वर्ण विचारों के बारे में बताया था और इसमें हम स्वरों को जो है समझ रहे थे। वर्ण विचार का जो प्रथम भेद है वो स्वर और स्वरों के भेद, जिसमें आपको ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, साथ में जो ध्वनियां हैं स्वरों के साथ, जो स्वर में नहीं मानी जाती लेकिन वो स्वरों के साथ ही उनको मात्राओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसे अनुस्वार है, चंद्र बिंदु है, हलंत है या विसर्ग है, ये आपको बताए थे। और मात्राओं के लिए बेटा यूनिफॉर्म में आइएगा। ओजस जैन आप यूनिफॉर्म में आइएगा क्लास में। अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं होंगे तो हम आपको रिमूव कर देंगे। प्लीज कल से आप यूनिफॉर्म में आइएगा। जो भी बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं है उनको आप भी ध्यान दें, यूनिफॉर्म में ही आप क्लास में आइएगा। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि हमने मात्राओं तक स्वरों की जो मात्रा है, इनका स्वरों का जो महत्व है वो मात्राओं के तौर पे ही होता है। इसमें जो है किस तरह कौन से स्वर की मात्रा लगती है ये हम कल समझ रहे थे। मैं आपको अभी फिर पीडीएफ शेयर करूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा। इसमें हम देखेंगे कि कौन से स्वर की कौन सी मात्रा है और उसके बाद फिर आपको जो है समझाऊंगा। तो देखिए, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपको। मात्राओं तक हम कल कर चुके थे और अब इसके बाद जो व्यंजन है, वर्ण का दूसरा भेद व्यंजन। मात्राओं से शुरू होगा। यहाँ मात्राओं के बाद व्यंजन को हम देखेंगे, क्योंकि हिंदी वर्णमाला में आपके जो मुख्य व्यंजन रखे गए वो 33 हैं। मूल रूप से व्यंजन 33 होते हैं बेटा, और 33 के अलावा यहाँ पर संयुक्त व्यंजनों को और जो ड और ड उनको मिला के टोटल 39 कर दिया गया है। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इसके उच्चारण में हवा मुख से रुककर निकलती, अर्थात यहां पर हाँ, तो देखिए, जब व्यंजन का उच्चारण हम करते हैं तो यहाँ हवा मुंह से रुक कर निकलती है। हिंदी में मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 बताई गई है। इसके साथ ही इनमें जो है ड और संयुक्त व्यंजनों को जो है मिला के 39 बताया गया है। तो जो मुख्यतः भेद इसके हैं व्यंजनों के, वो सबसे तीन पहले जो भेद है स्पर्श व्यंजन, देन अंतस व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो हम यहाँ पर सबसे पहले
स्पर्श व्यंजनों को समझेंगे। इसमें स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और इन 25 स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। जब तक ये क च ट त प, तो ये 5 जो वर्ग हैं, इन 5 वर्गों को क च ट त प कहा जाता है और हर वर्ग में 5 वर्ण रखे गए हैं। तो ये 5 वर्ण जो हैं, हर वर्ग का पहला वर्ण उसको हम क वर्ग को, जैसे क ख ग घ और अंग, तो यहाँ क वर्ग पहला 5, तो ये इसके बाद च वर्ग, और च वर्ग के बाद जो है ट वर्ग, क वर्ग और प वर्ग। तो हर वर्ग में आपको 5-5 व्यंजन मिलेंगे। च वर्ग में च, छ, ज, झ और य। ट वर्ग में जाओगे आप ट, ठ, ड, ढ और अण, और इसी तरह त वर्ग में ट, थ, ध, ध, न। तो ये 5 जो आपके व्यंजन है, वर्ग हैं, इनमें 25 आपके स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं। 25 स्पर्श व्यंजनों के जो अंतिम वर्ण हैं, इनको पंचम वर्णों का नाम दिया गया है। पंचम वर्ण, तो ये जो है आपके अंत में आए हुए अंग है, य है, ण है, न है, म है, ये जो है इनके ऊपर अनुस्वार लगाया जाता है। तो अब हाँ जी, तो स्पर्श व्यंजनों के बाद आप देखेंगे अंतस व्यंजन, जो य, र, ल और व, यानी कि आपके पास 4 जो है ये अंतस व्यंजन है, य, र, ल और व। अंतस, इनको उच्चारण स्थल के नाम से, जिनका उच्चारण स्थल जो है हमारे मुंह के अंदर स्थान से होता है, इसलिए गला और कंठ तालु से होने के कारण ये जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस के बाद आपके ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन ये भी 4 हैं, श, स, स और ह। तो ये जो है आपके ऊष्म का मतलब गर्मी। जब मुंह में इनका उच्चारण करते वक्त गर्मी उत्पन्न होती है, अर्थात हमारी जीवा कंठ तालु से टकराती है, गर्म हवा निकलती है, इस कारण इनको उष्ण व्यंजन या उष्ण वर्ण कहा जाता है। इसीलिए ये जो संख्या में 4 हैं और श, श, स, ह। इसके बाद संयुक्त व्यंजन, देखिए यहाँ पर संयुक्त व्यंजन का अर्थ आपको पता होना चाहिए, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से जो वर्ण बनता है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। और ये भी संख्या में 4 माने गए हैं, जैसे क्ष है, क और श को मिलकर के बन रहा है। इसके बाद त और र को मिलकर जो त्र बन रहा है। इसके बाद जो है अब ज और य को मिला करके ये बनाते हैं ज्ञानी वाला। और इसके बाद श और र को मिलकर श्र शब्द की रचना हो रही है, वर्ण की रचना हो रही है। ये इस तरह से संयुक्त व्यंजन जो है आपके 7 है। अब संयुक्त व्यंजन के बाद आप इनकी रचना को समझ सकते हैं, जैसे क और श, यहाँ पर जो है
ये क प्लस श प्लस अ क्ष। तो कक्षा में जो तो ये क्ष कक्षा वाला क्ष जो है आपका। इसके बाद शंख वाला जो है इसमें र मिलाएंगे आप, तो दोनों को मिला के शब्द, और उसका हलंत तब हटेगा जब उसमें अ मिल जाता है। तो श्रमिक वाला जो श है वो आपके पास होता है श्रमिक। और इसी तरह से अन्य वर्ण, जैसे इसमें त प्लस र, तो त्र शब्द त्रिभुज वाला जो त्र है इसमें त्र की रचना हो रही है त प्लस र प्लस अ त्रिभुज। इसी तरह जो है ज प्लस य प्लस अ, तो ये जो है ज्ञानी, य वाला ज्ञानी का जो है यहाँ वर्ण बनता है। और इन संयुक्त व्यंजनों के बाद एक और यहाँ हिंदी में आपके द्वित्व व्यंजन का वर्णन किया गया है। इसमें देखिए द्वित्व व्यंजन, जब स्वर रहित व्यंजन का मेल समान स्वर रहित व्यंजन से होता है तब वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे ब ब प्लस अ, तो यहाँ ब हलंत वाला है और उसके बाद भी ब हलंत वाला है, तो इसमें जो अ मिलेगा तो यहाँ ब, यानी कि जब डबल ब हम लिखते हैं आधा और पूरा, तो वो जैसे डिब्बे में आप देख रहे हैं डिब्बा, तो ये जो है द्वित्व व्यंजन होता है। इसी तरह त प्लस त हलंत के वाला त और अ मिला है उसमें जो ता, छत्ता, तो ये जो डबल त होता है एक आधा पूरा, तो वहां पर जो है छत्ता। इसी तरह है जो है क प्लस क और उसमें अ मिलने पर जो चक्की, जो क डबल क हो रहा है, तो ये जो है द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो ऐसे व्यंजनों को आपको समझना होगा, उनको क्या बोला जाता है, इनकी रचना कैसे होती है, ये आप यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद संयुक्ताक्षर, देखिए संयुक्ताक्षर में दिया हुआ है जब स्वर रहित व्यंजन का मेल अपने, जब स्वर रहित व्यंजन का मेल अपने से अलग स्वर रहित व्यंजन से होता है तब वह संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे नित्य, शिष्य, स्थान आदि, तो ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं जिनमें जो है दो स्वर रहित व्यंजन जब मिलते हैं। विशेष, इसके बाद विशेष में आप देखिए संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजनों के मेल से नया व्यंजन बनता है तथा दोनों व्यंजन संयुक्त होकर नया रूप ले लेते हैं। जैसे क प्लस श, तो ये जो है क्ष, कक्षा वाला क्ष की रचना होती है। इसके बाद दूसरे पद में देख रहे हैं हम संयुक्त अक्षर में भी दो व्यंजनों का मेल होता है परंतु व्यंजनों का रूप नहीं बदलता। जैसे प्लस य, तो ये भाग्य वाला जो है ये बनता है। तो इस तरह से जो है ये आपके संयुक्ताक्षर हैं और द्वित्व व्यंजन। अब यहाँ पर हिंदी में र का विभिन्न जो प्रयोग, इस तरह से र की मात्रा है आप देख रहे हैं। कहीं पर आप जब देखते हैं र, ये स्वर और व्यंजनों के कारण इसकी र का किस प्रकार प्रयोग होगा, कहीं मात्रा ऊपर लगती है कहीं नीचे लगती है। तो हम जब देखते हैं कि ये प्रकार शब्द है एक से, उसके बाद जैसे वर्ग है तो वर्ग में ऊपर जा रही है, ये ऐसा क्यों होता है, उसका यहाँ कारण आप देखेंगे र के विभिन्न रूप। तो र के विभिन्न रूप में र व्यंजन का प्रयोग उसके मूल रूप में तथा अन्य व्यंजनों के साथ संयोग करने पर अर्थात जोड़ने पर, उसके अन्य व्यंजनों के साथ जुड़ने पर मात्रा के रूप में भी किया जाता है। आइए कैसे इसमें र का प्रयोग होगा। र अपने मूल रूप में राजा, रश्मि, रीति आदि, ये तो हो ही रहा है। अब देख रहे हैं र के साथ विभिन्न स्वरों की जो मात्राएं लगेंगी,
र में आ मिलेगा तो र बन जाएगा पूरा, आ मिलेगा तो रा बनेगा, अगर र में ई लगेगी तो वो री हो जाएगी। और इसी तरह जो है अन्य मात्राओं का, जैसे रू शब्द रुकावट है तो यहाँ पर र में मिलेगा तो वो शब्द अपने आप उसका रूप ले लेगा मात्राओं के अनुसार, उस स्वर के अनुसार। लेकिन अब देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड जो ये भाग दिया हुआ है, इसमें दूसरा, इसमें देख रहे हैं कि यहाँ जो शिरोरेखा है उसके ऊपर र लगा हुआ है, तो यहाँ जब र स्वर रहित होता है तब वह रेफ कहलाता है। आप जानते हैं कोई भी वर्ड जब तक वो स्वर में नहीं मिलता, स्वर के साथ नहीं लिखा जाता, तब तक रेफ के द्वारा ही लिखा जाता है। रेफ यानी हालत, नीचे जो आड़ी तिरछी रेखा होती है छोटी कोमा जैसे दिखाई देती, वो जो है हलंत कहलाता है। उसके बारे में आपको कल भी हमने बताया था। तो देखिए, अपने से अगले वर्ण के रूप पर लगाया जाता है। जब भी स्वर रहित है और र, तो वो जैसे र प्लस म। अब यहाँ आप देख रहे हैं र हलंत वाला है, उसमें स्वर नहीं है और बाद में म व्यंजन आ रहा है, तो ये जो र वो म के ऊपर जाएगा और उसको जो है जैसे धर्म है, कर्म है, चर्म है, ये इस तरह के जो शब्द बनेंगे वो र को ऊपर लगेंगे बाद वाले शब्द के ऊपर, लेकिन उनका उच्चारण बीच में होता है क्योंकि वो रेफ है, हलंत युक्त है, उसमें स्वर नहीं है, तो इसलिए उनको जो हम इस तरह से धर्म, कर्म, चर्म आदि शब्दों के द्वारा उच्चारण करते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं र हलंत है, बाद में त आ रहा है, तो इसको जो है त के ऊपर लगाया गया है। शब्द जैसे वर्तनी आदि बनता है, वर्तनी है, तो ये है कर्तनी है, वर्तनी है, बर्तन है, तो ये बर्तन आदि शब्द। अब आप देख रहे हो उच्चारण कर रहे हो तो र ब के बाद यहाँ आ रहा है, त से पहले सुनाई दे रहा है, तो ये जो है इसका अपना र के विभिन्न रूप जो व्यंजनों के स्वर रहित व्यंजन के साथ मिलेगा, तब इस तरह से ये लिखा जाएगा। आगे दूसरे पे देखिए आप नंबर 3 पर, जो नंबर 3 दिया हुआ पॉइंट, इसमें जब र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता, यहाँ र से बाद वाला था, अब र से पहले वाला देखिए, इसमें र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है, तब उस व्यंजन को पूरा लिखा जाता है तथा र को उसके पैर में लगाया जाता है। आप देख रहे हैं वह है, अब ये वह स्वर रहित है और बाद में र आ रहा है, फिर उसके बाद अ है, तो यहाँ पर वृत, व्रत जो शब्द है उसके नीचे आप देख रहे हैं वो र नीचे लगाया गया है, तो व्रत शब्द जो है वो बनता है। इसी तरह क है, क हलंत युक्त है, इसमें स्वर रहित है, बाद में र आ रहा है, ये भी जो स्वर रहित है, तो इस तरह जो यहाँ पर हम इसको चक्र शब्द, वक्र शब्द आदि जो है उच्चारण करेंगे, यानी कि वो र का प्रयोग जहाँ पहले ऊपर किया गया था अब यहाँ नीचे किया गया, तिरछी रेखा लगा। तो ये र की मात्राएं इस प्रकार आप प्रयोग में करते हैं। नंबर 4 पे देखिए, एक और जो है जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं, यानी ट है, ठ है, ड है तथा द है, उनके साथ र को इस प्रकार लगाया जैसे ट प्लस र। अब राष्ट्र शब्द है आपके पास, उष्ट्र है, तो ये जो गोल शब्द बनावट में जिनकी संरचना इस तरह की है, जो वर्ण नीचे से गोल है, तो उसको हम र को कहाँ कैसे, उसको एक तरफ तिरछी रेखा कार्य इसके वृत्त की तरह नहीं लगा सकते, उनको हम दोनों तरह से लगा के गोल को राष्ट्र, जैसे आप क्रम में देख रहे हैं, उष्ट्र में देख रहे हैं, ये इस तरह से जो है इसको लिखा जाता है। अब अन्य यहाँ श, एक पर्टिकुलर जैसे श वर्ण दिया हुआ, श के साथ र जोड़ने पर श हो जाता है, जैसे श्रमिक में आ रहा है स, जो सिंपल वाला स है इसके साथ र का प्रयोग होने पर ये स्त्र बन जाता है, जैसे आपके मिश्री है या अन्य वर्ण सहस्त्र है, तो पहले वाला श का तो देखा र मिलने पर मिश्री, श्रमिक आदि वाला श बन जाएगा, और यदि सिंपल वाले स के साथ र का प्रयोग हो रहा है जिसमें अ स्वर जुड़ेगा तो फिर वह सहस्त्र है, तिहस्त्र है या अन्य प्रहस्त्र शब्द है, इस तरह से उनका उच्चारण किया जाए। आगे देखिए वर्ण विच्छेद।
अब र का प्रयोग देखा आपने, इसके बाद वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, वर्णों का विच्छेद, अलग करना। विच्छेद मीन्स विभाजित करना, डिवाइड करना, अलग अलग करना। कोई भी जो शब्द होता है, सार्थक शब्द होता है, पद होता है, चाहे कोई नाम है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का, तो उसमें जो है अनेक वर्ण मिले हुए होते हैं। उन वर्णों को अलग अलग करके लिखना, उसमें चाहे वो स्वर है चाहे व्यंजन है, तो वो जो है आपके वर्ण विच्छेद में, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर परम शब्द लिखा हुआ। अब परम में सबसे पहले हम अलग करते हैं, पहला जो वर्ण है प है, और ये प हलंत युक्त वाला है। इसमें प के बाद आप देख रहे हैं, अगर इसको पूर्ण बनाना है तो अस्वर जरूर होगा। अस्वर है, इसके बाद र वर्ण आ रहा है, परम। अब र भी पूरा है, क्योंकि आप देख रहे हो हलंत नहीं, इसका मतलब अस्वर मिला हुआ है, तो र के बाद लगाना है आपको। फिर इसके बाद म, परम का जो म है वो भी बिना हलंत के है। तो इस तरह से यहाँ भी जो है आप देख रहे हैं कि ये म के बाद अ लगाया हो, तो परम शब्द की रचना हो रही है। और इन सारे वर्णों को मिला के परम, जब परम को अलग करेंगे तो ये स्थिति आपको प्राप्त होगी, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं पहले शब्द में। इसके बाद गागर है, गागर में आप देख लीजिएगा ग प्लस आ, तो ये गा शब्द बनता है। इसके बाद फिर ग आ रहा है, जो कि बिना मात्रा के है, इसमें सिंपल जो मिला हुआ छोटा वाला है, तो ये गागर, गाग शब्द बन गया। फिर इसके बाद र, तो र बिना हलंत के है, गागर शब्द बनता है। और चित्र है, तो इस तरह से ये सारे शब्दों में आप देख रहे हैं, च में ई मिल गया तो छोटी ची बन गया। उसके बाद त और र और अ मिलके चित्र शब्द, त्र शब्द, तो चित्र शब्द यहाँ पर है। इसी तरह पीतल है, सुमन है, सुंदर है, प्रातः है, दर्पण है। प्रातः शब्द में देख रही आप, या सुंदर में यहाँ पर जो है अनुस्वार दिखाई दे रहा है आपको, तो अनुस्वार में देखिएगा क्या है, स के बाद ऊ लगा हुआ है, तो सु, छोटा ऊ के द्वारा सु बनाया गया है। और इसको जो है उसके बाद आप देख रहे हैं अनुस्वार लगा हुआ सु के ऊपर, सु के ऊपर अनुस्वार है, तो ये न आ रहा है सुंदर। अब न हलंत युक्त वाला, न में कोई स्वर नहीं मिला हुआ, इसलिए उसको अनुस्वार के द्वारा यहाँ पर व्यक्त किया गया, बताया गया। तो उसके बाद द और अ है, दोनों में अ मिला हुआ है, तो इसलिए कंप्लीट वो बिना हलंत वाला व्यंजन बनता है। प्रार्थना में आप देख रहे हो विसर्ग का प्रयोग हो रहा है। अब यहाँ पर एक तो र का प्रयोग देखिए, र में र इस तरह से मिला हुआ, आपको बताया था कि जो स्वर रहित व्यंजन है उसमें अगर र, तो यहाँ पर प्लस र, स्वर रहित है, और उसमें जो है र आ रहा है बाद में, तो ये प्र बन रहा है प्रातः शब्द का, और आकी मात्रा लगाने के कारण प्रा हो रहा है। और त में हलंत लग के जो है या स्वर बाद में है, तो प्रात पूरा हो गया, और बाद में विसर्ग का प्रयोग आ रहा है, तो ये प्रातः है। जब भी हम उच्चारण करेंगे तो ये जो है प्रातः शब्द प्राप्त होगा या बोला जाएगा। त को आप लंबा खींचोगे, थोड़ा उच्चारण में उसको समय दोगे, प्रातः छात्र है, तो ये विसर्ग का प्रयोग है, क्योंकि इसको जो है उच्चारण के द्वारा ही प्रकट किया जाता है, बोला जाता है। कोई अंतिम वर्ण के बाद जब ये लगता है तो वहां उसको लंबा हमें खींचना पड़ता है, थोड़ा सा समय देना पड़ता है। तो ये प्रातः शब्द, इसके बाद दर्पण दिया हुआ है, ग्रह दिया हुआ है, राशि दिया हुआ है, इन सब में वही स्थिति प्राप्त हो रही है जो आपको पहले बताई गई है। तो कोई भी जो शब्द है उसमें आप अलग अलग करोगे जब वर्णों को, चाहे वो आए हुए कोई व्यंजन है, स्वर है, तो वो आप वर्ण विच्छेद के द्वारा इनको व्यक्त करोगे। और जब इनको जो अलग अलग दिए हुए वर्णों को अगर संयोजन करोगे, इनको जोड़ोगे, तो किसी शब्द की रचना हो जाती है। कोई न कोई वो या तो व्यक्ति या वस्तु या स्थान का, संज्ञा का नाम निकल के आपके सामने आता है। तो ये वर्ण विच्छेद हो गया। वर्ण विच्छेद के बारे में मैं समझता हूँ। आप जो है बेटा, ये आप चश्मा लगाइए, हटाइए। आर्यन, आर्यन, आप जो गॉगल लगा के बैठे हैं तो इसको हटा दीजिए। और
अब ये ओजसेन, आपने फोटो लगाई हुई है बेटा, आप एडमिट हो रहे हो क्लास में तो प्रॉपर वे में आइएगा। यस, फोटो वगैरह हटा दीजिएगा, अपने मूल नाम के साथ आइएगा। कोई भी इस तरह की जो है आपको नहीं करनी है हरकत। हाँ, तो ये थे आपके वर्ण विच्छेद में आए हुए विभिन्न प्रकार के शब्द। इनको आपने समझा, अलग अलग करके देखा, और यहाँ कई सारे शब्द निकल के आए हैं। परिश्रमी है, क्या शब्द है, बच्चा है, ज्ञान है, चक्षु है। तो ये सारे शब्द किसी वर्ण संयोजन के द्वारा बने। अब यहाँ पर वर्ण विच्छेद के बाद अब उच्चारण, इसमें जो है उच्चारण देख रहे हैं। किसी भाषा के वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। कोई भी वर्ण है, कोई भी शब्द है, तो उच्चारण तो एक सिंपल प्रोनाउंसिएशन, जिसे आप इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। तो बोलना, शब्द को बोलना, कोई भी भाषा को मौखिक रूप से जो है व्यक्त करते हैं, मुंह से निकालते हैं, किसी को आवाज देते हैं। सबसे पहले बच्चे जो है मम्मी पापा वगैरह कुछ भी बोलता है तो क्या उच्चारण है। मम मम यहाँ पर जो व्यंजन है उसी को जो है उच्चारण धीरे धीरे मम करता बच्चा सीख जाता है। तो इसी तरह से जो अन्य वर्णों का भी उच्चारण, ये बोलना, उससे मुंह से व्यक्त करना उच्चारण कहलाता है। तो संपूर्ण विश्व में केवल हिंदी ऐसी भाषा है जिससे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। तो हमारे हिंदी और संस्कृत का जो ये है अपना एक विशेषता है कि ये जैसा मुंह से आप बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, वैसे ही लिखते हैं। लेकिन आप देखते हैं आपके इंग्लिश या अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं, कई बार उसको लिखा किया जाता है और बोला, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, जो वर्ण क से शुरू हो रहा है या सी से शुरू हो रहा है उसको क्या आप देखते हैं। तो ये ऐसा यहाँ पर हमारे हिंदी में या संस्कृत में नहीं होगा। उसको जो आप लिखोगे वो ही उच्चारण करोगे, उससे आप दूसरा, अगर ऐसा आप करते हैं तो अशुद्ध होगा, भाषा की दृष्टि से अशुद्ध माना जाए। तो ये उच्चारण। और इसके बाद देखिए, हम भाषा को तभी शुद्ध रूप में लिख सकते हैं या बोल सकते हैं जब हमें उसका शुद्ध उच्चारण करें। अशुद्ध उच्चारण के कारण निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियां देखने को मिलती है। जो हम सामान्य रूप से हिंदी को लिखते समय जो अशुद्धियां करते हैं, स्पेशली आप जो है जहां पर हिंदी को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, तब बच्चे जो है बिना पूरे ज्ञान के, पूर्ण ज्ञान के इस प्रकार की गलतियां करते हैं स्पेलिंग में। क्योंकि हम लिखते रहते हैं, आप जब भी कोई लिखते हो, नाम लिखते हो या कोई आपको कुछ लिखाया जाता है तो वो कई वर्तनी संबंधी अशुद्धियां देखने को मिलती है। तो इसमें जो स्वर संबंधी अशुद्धियां आप करते हैं वो आप देखिएगा यहाँ पर तथा असंबंधी अशुद्धि। मान लीजिए यहाँ शुद्ध और अशुद्ध दोनों शब्द आपके पास दिए हुए, देखिए इस तरह से आप अनाधिकार शब्द, अनाधिकार दिया हुआ है, जो यहाँ पर पहला शब्द अनाधिकार लिखा हुआ है जो कि अशुद्ध है, शुद्ध है अनाधिकार, अनाधिकार। इसके बाद अशुद्ध शब्द आजाद, तो यहाँ पर आजाद शब्द होता है जो कि स्वतंत्र के लिए होता है, स्वतंत्र यानी मुक्त, जिसपे किसी का जो है नियंत्रण ना हो, वो तो आजाद। अब यहाँ एक देखिए, आप जय के नीचे नुक्ता शब्द, नुक्ता वर्ण का प्रयोग किया है। नुक्ता ऐसा है जो कि किसी वर्ण के नीचे लगाया जाता है। कल आपको समझाया था, ये स्वरों में नहीं है लेकिन ध्वनि है, तो इसको जो है किसी अरबी या फारसी शब्द के साथ प्रयोग में लाया जाता है। कि आजाद अपने आप में एक उर्दू शब्द है, फारसी अरबी शब्द है। तो इसी तरह जो है अन्य जो अब अशुद्धियां करते हैं, जैसे अत्याधिक। अब यहाँ पर अत्याधिक में आगे मात्रा नहीं होगी, ये होगी अत्यधिक, अति प्लस अधिक। तो ये यण संधि से बना हुआ शब्द। जैसे दूसरा शब्द दिया आगामी, आने वाला। आगामी में जो है आपने आ की मात्रा नहीं लगाई, जबकि यहाँ आ की मात्रा लगानी होती है। आगामी शब्द शुद्ध होता है, आगामी अशुद्ध होता है। चाहिए, बहुत से बच्चे या व्यक्ति, बड़े भी, बच्चे ही नहीं है, बड़े भी जो नहीं समझते वो चाहिए,
चाहिए को चाहिए बोलते हैं, लेकिन ये अशुद्ध है उच्चारण भी और साथ में जो है इसका, तो आप चाहिए ना बोल के सीधा चाहिए बोलेंगे। पारिवारिक, तो ये पारिवारिक शब्द यहाँ पर अशुद्ध है, इसके साथ पैर के साथ आपको आ की मात्रा लगानी होगी, वो पारिवारिक शब्द बनता है। इसमें जो है रपटगी दोनों जो आ रहे हैं उसमें छोटा ई की मात्रा होती है। स्वस्थ, अब ये एक शब्द है, कॉमन शब्द है जैसे स्वस्थ। अब स्वस्थ शब्द के लिए हम यहाँ पर स्वस्थ लिख देते हैं कई बार, जबकि यहाँ बाद में एक तो होता है स्वास्थ्य और एक स्वस्थ। तो शब्द अगर स्वस्थ शब्द जो हेल्थ के लिए होता है उसको स्वस्थ लिखते हैं तो गलत है, क्योंकि बाद में थ आधा ना होकर के पूरा होता है, ये नहीं होता। और यहाँ स्वास्थ्य शब्द जो है वो आपका स्वास्थ्य जो हेल्थनेस के लिए होता है वो स्वास्थ्य शब्द, अलौकिक और अलौकिक। तो ये आपके शब्द हैं जिनमें आप, मैं आगे इसके बाद ई संबंधी अशुद्धियां है, तो इसमें भी तिथि, परीक्षा आदि आप देख रहे हैं, बीमारी है, दीवार है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों दिए हुए हैं। इस तरह से आपको कहा छोटी का प्रयोग करना है, कहाँ बड़ी का प्रयोग करना है। तो ये श्रीमती शब्द है, कई बार कई बड़े लोग भी इसे गलत लिखते हैं। दवाइयां हैं, जहाँ छोटी ई लगाना है वहां बड़ी लगा देते हैं। तो ये इस प्रकार की गलतियां सामान्य रूप से की जाती हैं छोटों के द्वारा बड़ों के द्वारा, लेकिन जब पूरा ज्ञान नहीं होता भाषा का तब हम ऐसा करते हैं। कई बार हो जाता है जाने अनजाने में, जल्दी में लिख जाते हैं तो हम भी कर देते हैं, लेकिन जब देखते हैं दोबारा तो कि हमने ये गलत कर दिया, तो वहां पर उसको शुद्ध भी करना पड़ता है, सुधार करना पड़ता है। कुसंबंधी है, उसमें कहीं पर डाकू शब्द है, धुआं है, पूज्य है, तो ये सब वधु है। इनको आप देखें कहाँ छोटी की मात्रा लग रही है, कहाँ बड़ी की मात्रा लग रही है, ये आपको करना ही पड़ेगा। ए और ए बड़ा छोटा है और बड़े ए की मात्रा है, तो ये सब जो है आप देखें और इनको समझें कि कहाँ पर हमें जो ऐसा करना है, कहाँ पर नहीं करना। तो ये देखा आपने। इसके अलावा अब यहाँ पर आ रहा है व्यंजन संबंधी अशुद्धियां, ओ तथा ओ संबंधी त्योहार में कहाँ पर औ बड़ा लगना है, कहाँ पर छोटा लगना है। लौकिक शब्द है, इसमें बड़ा औ लगता है तो लौकिक शब्द होता है। इसी तरह पड़ोसी में जो है छोटा है बड़ा है, इसको देखा आपने। तो ये जो है व्यंजन, तो इस तरह से ये अशुद्ध अण और न संबंधी भी है, तो इनको आप क्षण और क्षण, किरण और किरण, वीणा और वीणा, तो प्रणाम और प्रणाम, ये जो शब्द हैं इनको आप जरूर यहाँ पर थोड़ा सा समझें। अपने कोई भी रेफरेंस बुक जो ग्रामर बुक है उसकी सहायता लें। वैसे क्लास में जब भी हम इसमें आपकी बसंत भाग एक और राम जो है चरित्र या कथा जो पढ़ेंगे, तो जहाँ कुछ जरूरी होगा आपको जरूर बताएंगे, समझाएंगे और आप पूछ भी सकते हो। तो इनको देखें, समझें। ये पीडीएफ जो शेयर की है आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उनको जो है समझ सकते हैं। तो ये भी अन्य अशुद्धियां जो सारे सामान्य शब्द हैं, इनके बारे में आप जो है अपना ज्ञान थोड़ा सा अपडेट करें। अब इसके बाद में जो है आपको एक्सरसाइज की ओर लेकर चलता हूँ। इसमें जो है एक्सरसाइज की है छोटी, एक विशेष में है, पहले आप देख लें। हिंदी भाषी लोगों द्वारा जब हिंदी के शब्दों का उच्चारण किया जाता है तब उसमें उनकी मातृभाषा का पुट आ जाता है। जैसे बंगाली में व्यक्ति आ तथा श का प्रयोग अधिक करते हैं, अतः सुजय को सुजाय बोलते हैं, सौरभ को सौरभ बोलते हैं। तो ये जो है आंचलिकता जो सब जगह देखी जाती है, उसमें अपभ्रंश हो जाता है थोड़ा, उसको जो है अशुद्ध रूप से उच्चारण किया जाता है। तो ये ऐसा कोई इसमें जो है, लेकिन ये पंजाब में जाओ तो पंजाब में, बंगाल में, वहां केरला में या आपको अन्य जो प्रदेशों में, वहां थोड़ा अपना भाषा का पुट जो है आ जाता है, उसका प्रभाव आता है, उसके कारण ऐसा होता है। और अब हम यहाँ पर रिवीजन में देख लेते हैं, इसकी ओर बढ़ते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन, और व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ये सारी चीजें। अब यहाँ जो आइए अब हम लिखें, यहाँ जो ये दिए हुए हैं
आप इन वर्कबुक में इनको करिएगा, अगर नहीं आता है तो पूछिएगा। कुछ सिंपल प्रश्न जैसे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ये जो है आप यहाँ पर जो है तो इनको जो है आप सोल्व करें, इनके उत्तर लिखें, अपने उसमें लिखने का प्रयास करें। अगर किसी का भी नहीं आता है तो आप उससे बाद में पूछें नोट करके कि इसका क्या आंसर, आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, आज के लिए समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है, हम इसको जो है यही समाप्त करेंगे। आप तब तक इनको हल करने का प्रयास करें और फिर बस यहाँ तक ही पर्याप्त होगा। आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 कर लीजिएगा तो ये मैं समझता हूँ पर्याप्त होगा, और बाकी आपको मैं आगे जो है बताऊं। धन्यवाद।